स्कूल का हर छात्र मुझे एस रैंक का बेकार फू मास्टर कहकर हंसता था, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि मैंने सिर्फ 3 दिनों में 1 लाख विस्फोटक ताबीज तैयार कर लिए थे, सिर्फ एक ऐसे बॉस को पल भर में मारने के लिए जिसे छूने की हिम्मत किसी में नहीं थी। सब लोग मुझे मरने जा रहा पागल समझ रहे थे, यहाँ तक कि मेरी एसएस रैंक आइस मेज जागृत करने वाली गर्लफ्रेंड ने भी उसी समय मुझसे रिश्ता तोड़ दिया और सीधे लॉन्ग हॉचन के पास चली गई। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मेरे ताबीजों को ना माना चाहिए, न कास्टिंग टाइम। बस मन में एक विचार आते ही हजारों ताबीज एक साथ सक्रिय हो जाते हैं। जब मैंने विदियर्ड वुड टाउन के पुराने कुएं के नीचे आखिरी यानी 1 लाखवां विस्फोटक ताबीज दबाया, तब मैंने सिर्फ एक शब्द कहा, फट। एक भयंकर धमाके के साथ आसमान तक जादुई धुएं का गुबार उठ गया और मैं सीधे लेवल 0 से लेवल 10 पर पहुंच गया। उधर जो लड़की कभी मुझे पैरों तले रौंदती थी, वही अब अपने नए बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़कर नीलामी घर के बाहर खड़ी थी, इस इंतजार में कि मैं अपना सामान बेचूं और वो उसके बचे खुचे टुकड़े खरीद सके। इसी समय मंच पर खड़े छोटी मूंछों वाले प्रिंसिपल गंभीर आवाज में कह रहे थे, आज से अपने अपने पेशे जागृत करने के बाद तुम सब एक सुपरनैचुरल अवेकनर बन जाओगे। तुम्हारा कर्तव्य होगा अपने देश और लोगों की रक्षा करना, अत्याचारियों का नाश करना और कमजोरों की सहायता करना। अब मैं आशा करता हूं कि तुम सब अपनी मनचाही शक्ति प्राप्त करोगे और तुम्हारी पीढ़ी मानव जाति की खोई हुई भूमि वापस हासिल करेगी। लेकिन नीचे बैठे छात्रों ने उनकी बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। एक के बाद एक न जाने कितनी पीढ़ियां बीत गईं। इंसानों ने पेशे जागृत किए, शक्तिशाली बने, मगर राक्षस भी लगातार और मजबूत होते गए। खोई हुई जमीन वापस लेना अब लगभग असंभव लगता था। जहां तक कमजोरों की रक्षा करने की बात थी, लोग कर तो सकते थे, लेकिन बहुत कम लोग ऐसा करना चाहते थे। अगर ऐसा होता तो इस दुनिया में स्लम एरिया जैसी जगहें कभी पैदा ही न होती। लू युआन भी उसी स्लम एरिया का रहने वाला था। आज वो भी अपनी बारी का इंतजार कर रहा था ताकि अपना पेशा जागृत कर सके। वो उम्मीद लगाए बैठा था कि उसे कोई शक्तिशाली पेशा मिलेगा जिससे उसकी किस्मत बदल जाएगी। हालांकि वो इस दुनिया में पुनर्जन्म लेकर आया था, लेकिन यहाँ ऊंची दीवारों के बाहर सिर्फ राक्षसों की दुनिया थी। जगह जगह रहस्यमयी क्षेत्र और डंजन मौजूद थे। बिना किसी अलौकिक शक्ति के यहाँ कोई भी जीवित नहीं रह सकता था। कुछ ही देर बाद प्रिंसिपल ने शिक्षकों को नाम पुकारने का आदेश दिया। छात्र एक एक करके मंच पर रखे विशाल जागरण यंत्र के अंदर जाने लगे। वो लगभग 3 मीटर ऊंचा पारदर्शी अंडे जैसा उपकरण था, जिसके भीतर रहस्यमयी रोशनी और अनगिनत प्राचीन चिन्ह घूम रहे थे। जो भी 18 वर्ष का होता, उसके अंदर प्रवेश करते ही उसका पेशा जागृत हो जाता। गाओ यू बी रैंक बर्जर्कर डॉट अगला डॉट वांग यन बी रैंक आर्चर अगला। शुरुआत में लगातार बी रैंक या उससे नीचे के पेशे जागृत होते रहे, इसलिए किसी ने विशेष ध्यान नहीं दिया। लेकिन कुछ देर बाद अचानक घोषणा हुई, लियू शुआंग शुआंग एसएस रैंक आइस मेज। पूरा मैदान एक पल में शोर से भर गया। क्या एसएस रैंक? हमारे स्कूल के इतिहास में पहली बार किसी ने एसएस रैंक जागृत किया है। सोचा भी नहीं था कि लियू शुआंग शुआंग सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि इतनी प्रतिभाशाली भी निकलेगी। सच में भगवान की दुलारी है, एक छात्र बोला। एसएस रैंक तो बहुत अच्छा है, लेकिन आइस मेज को ताकतवर बनने के लिए बहुत पैसा चाहिए। दूसरा बोला, अगर मुझे सही याद है तो लियू शुआंग शुआंग भी स्लम एरिया से है। तीसरा हंसकर बोला, इतनी प्रतिभा हो तो अमीर लोग खुद उसे सहारा देंगे। पास खड़ा छात्र धीमे स्वर में बोला, अमीर लोग मुफ्त में मदद नहीं करते, बदले में बहुत कुछ चाहते हैं। दूसरे ने तुरंत उसे टोका, धीरे बोलो, सामने लू युआन खड़ा है, वो उसका बॉयफ्रेंड है। आवाज धीमी थी, लेकिन लू युआन ने सब सुन लिया। हाँ, अभी अभी एसएस रैंक आइस मेज जागृत करने वाली लियू शुआंग शुआंग उसकी बचपन की दोस्त और उसकी प्रेमिका थी। दोनों ने बचपन में वादा किया था कि भविष्य में जिसकी शक्ति ज्यादा होगी वो दूसरे का सहारा बनेगा। अब जबकि उसने एसएस रैंक प्राप्त कर लिया था, क्या वो कभी उससे आगे निकल पाएगा? ये बात लू युआन खुद भी नहीं जानता था, लेकिन उसने मन ही मन संकल्प लिया, चाहे मुझे जो भी पेशा मिले मैं कभी हार नहीं मानूंगा। दूर खड़ी लियू शुआंग शुआंग ने अपने सहपाठियों की बधाइयां स्वीकार की, फिर मोबाइल निकालकर शायद अपने माता पिता को खुशखबरी भेजने लगी। लू युआन ने उस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वह शांत होकर अपनी बारी का इंतजार करता रहा। लगभग 1 घंटे बाद आखिरकार उसका नाम पुकारा गया। आखिरकार करीब 1 घंटे बाद उसकी बारी आई। लू युआन जागरण यंत्र के अंदर गया। उसे महसूस हुआ कि एक रहस्यमयी ऊर्जा उसके पूरे शरीर को घेर रही है। अगले ही पल उसकी आंखों के सामने अनगिनत रहस्यमयी रून चमकने लगे। रून। इन वर्षों की पढ़ाई में उसने सभी पेशों के बारे में सीखा था। अपने सामने दिख रहे इन रूनों को देखकर उसने अंदाजा लगा लिया कि उसका पेशा शायद रून मास्टर फूशी है। जैसे ही ये विचार उसके मन में आया, उसके दिमाग में एक सूचना गूंज उठी, जागरण सफल। एस रैंक रून मास्टर, प्रारंभिक रून ब्लास्ट रून।
दोनों जानकारियां मिलते ही उसका जागरण समाप्त हो गया। बाहर खड़े शिक्षक ने हल्की निराशा के साथ घोषणा की, लू युआन, एस रैंक रून मास्टर। रून मास्टर को सभी एस रैंक पेशों में सबसे बेकार माना जाता था। बाकी एस रैंक पेशे आगे चलकर नए स्किल सीख सकते थे। राक्षसों को मारने पर स्किल बुक भी गिर सकती थी, लेकिन रून मास्टर के पास शुरुआत में जो एक रून मिलता था, बस वही उसकी पूरी ताकत होती थी। आज तक किसी भी राक्षस से कोई नया रून कभी नहीं गिरा, इसलिए रून मास्टर कभी नई रून तकनीक नहीं सीख पाते थे। बाकी सभी पेशे 30 लेवल पर पहली बार जॉब बदलने पर नया स्किल प्राप्त करते थे, लेकिन रून मास्टर चाहे कितनी भी मेहनत करे, 30 लेवल पर पहुंचने के बाद भी उसे केवल लेवल बढ़ाने का मौका मिलता था, कोई नया स्किल नहीं। ऐसा क्यों होता है, ये आज तक किसी को पता नहीं, लेकिन पूरी दुनिया एक बात जानती थी, अगर किसी का पेशा रून मास्टर निकले तो उससे अच्छा सी रैंक का कोई सामान्य पेशा होता। लू युआन जागरण यंत्र से बाहर निकला। वह अभी निराश भी नहीं हुआ था कि अचानक उसके दिमाग में एक यांत्रिक आवाज गूंज उठी, बधाई हो, आपने रून मास्टर पेशा जागृत किया है। करियर सिस्टम सफलतापूर्वक सक्रिय हो गया है। जांच में पाया गया कि रून मास्टर पेशा अधूरा है, अब इसे पूर्ण किया जा रहा है। रून मास्टर विकसित होकर EXT रैंक बन गया है। निष्क्रिय प्रतिभा 1, रून इस्तेमाल करने में कोई तैयारी नहीं लगेगी और कोई मना खर्च नहीं होगा। निष्क्रिय प्रतिभा 2, हर 5 लेवल पर एक नया रून स्वतः प्राप्त होगा। इन सूचनाओं को सुनकर लू युआन समझ गया कि यह कोई भ्रम नहीं था, उसका सिस्टम सचमुच सक्रिय हो चुका था। एक ट्रांसमाइग्रेटर होने के नाते आखिरकार उसकी किस्मत भी जाग उठी थी। सिस्टम ने उसके एस रैंक रून मास्टर को सीधे EXT रैंक में बदल दिया था। साथ ही उसे 2 बेहद खतरनाक प्रतिभाएं भी मिल गई थीं। लू युआन जान गया कि आगे उसका रास्ता अजेय होने वाला है। वह सोच रहा था कि लिू शुआंग को साथ लेकर घर जाएगा और आगे की लेवलिंग की योजना बनाएगा, लेकिन तभी लिू शुआंग खुद उसकी तरफ चलकर आई। उसके चेहरे पर झिझक साफ दिखाई दे रही थी। ये देखकर लू युआन का दिल बैठ गया, कुछ तो गड़बड़ थी। वो उसके सामने आकर लगभग आधे मिनट तक चुप रही, फिर उसने गहरी सांस ली और बोली, लू युआन, हम ब्रेकअप कर लेते हैं। उसकी आवाज भले ही धीमी थी, लेकिन आसपास खड़े सभी लोगों ने सुन लिया। सबकी नजरें तुरंत उनकी ओर मुड़ गईं। इतने लोगों के सामने बोलते हुए लिू शुआंग का चेहरा शर्म से लाल हो गया, लेकिन उसने पीछे हटने का इरादा नहीं किया। उसे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। क्या लिू युआन अपने रून मास्टर पेशे से उसके लिए पैसे, उपकरण और स्किल बुक ला सकता था? बिल्कुल नहीं। वो मन ही मन सोच रही थी कि ऐसा कौन सा बहाना बनाए जिससे लोग उसे बुरा न समझें। लेकिन लू युआन का जवाब उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग था। ठीक है, सिर्फ एक शब्द, इतना शांत जैसे कोई मामूली बात हो। ये जवाब सुनकर लिू शुआंग उल्टा गुस्से में आ गई। इसका क्या मतलब है? क्या हमारे इतने सालों का रिश्ता तुम्हारे लिए इतना ही बेकार था? उसे यकीन नहीं हुआ, इसलिए उसने फिर पूछा। लू युआन ने शांत स्वर में कहा, तुम ब्रेकअप चाहती हो, मैं मान गया, इसमें दिक्कत क्या है? उसने उसकी तरफ बिना किसी भावना के देखा। लू युआन ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी घिसी पिटी कहानी उसकी जिंदगी में भी आएगी, लेकिन उसने अगर यही रास्ता चुना है तो वो उसे रोकेगा नहीं। चाहे उसके पास सिस्टम न भी होता, फिर भी वो यही जवाब देता। ऐसी लड़की उसके लायक नहीं थी। लिू शुआंग ने जो बहाने सोच रखे थे वे सब बेकार हो गए। आखिर में उसने दांत भींचकर कहा, लू युआन, उम्मीद है तुम मुझे गलत नहीं समझोगे। अब हम दोनों अलग दुनिया के लोग हैं, जबरदस्ती साथ रहेंगे तो कोई भी खुश नहीं रहेगा। लू युआन ने सिर हिलाया। तुम्हें दोष दूं? नहीं, जैसा तुमने कहा, अब सचमुच हम दोनों अलग दुनिया के लोग हैं। इतना कहकर वो मुड़कर जाने लगा। उसी समय एक स्टाइलिश सूट पहने छात्र उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वह घमंड से मुस्कुराया। लू युआन, मैंने पहले ही कहा था कि पढ़ाई में पहला आने से कुछ नहीं होता। ग्रेजुएशन के दिन हर कोई अपनी पसंद चुन ही लेता है। फिर उसने हंसते हुए कहा, वैसे शुआंग की खातिर अगर चाहो तो मेरे घर में चौकीदार की नौकरी दिला सकता हूँ। आने वाला कोई और नहीं बल्कि लॉन्ग हॉचन था। वह जू सिटी के लॉन्ग परिवार का युवा मालिक था। पहले वो कई बार लिू शुआंग को प्रपोज कर चुका था, लेकिन हर बार उसने उसे ठुकरा दिया था। अब शायद पैसों की वजह से उसने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। दरअसल पहले लिू शुआंग को लिू युआन से उम्मीद थी। स्कूल में वो हमेशा पहला आता था। उसे लगता था कि शायद वो कोई शक्तिशाली पेशा जागृत करेगा और भविष्य में दोनों की जिंदगी बदल जाएगी। रूप रंग में भी लू युआन लॉन्ग हॉचन से कहीं बेहतर था। अगर उसमें क्षमता होती तो कोई भी समझदार लड़की उसी को चुनती।
जिस दिन ल्यू शुआंग ने अपना पेशा जागृत किया, उसी दिन लॉन्ग हॉचन ने उसे संदेश भेजा था। उसने तुरंत हामी नहीं भरी, वो इंतजार करना चाहती थी। उसे विश्वास था कि लू युआन उससे सच्चा प्यार करता है। अगर उसे कोई अच्छा पेशा मिल गया तो वो मेहनत करके उसके लिए सब कुछ जुटा लेगा। लेकिन जब उसने देखा कि लू युआन का पेशा एस रैंक रून मास्टर है, तभी उसने बिना किसी हिचकिचाहट के लॉन्ग हॉचन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। एस रैंक सुनने में अच्छा था, लेकिन रून मास्टर, दुनिया का सबसे बेकार पेशा जारी। इस समय लॉन्ग हॉचन की बातों पर ल्यू शुआंग भी उसके पास आकर धीमे स्वर में बोली, हॉचन, चलो यहां से। इतना कहकर वो लॉन्ग हॉचन का हाथ पकड़कर वहां से चली गई। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर लू युआन की तरफ नहीं देखा। आसपास खड़े लोग आपस में फुसफुसाने लगे, बेचारा, इतने सारे पेशों में से उसे रून मास्टर ही क्यों मिला? इसमें ल्यू शुआंग की भी क्या गलती है? अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी लॉन्ग हॉचन को ही चुनता। एक और छात्र बोला, मेरे हिसाब से ल्यू शुआंग की सबसे बड़ी गलती यही थी कि उसने पहले लू युआन की गर्लफ्रेंड बनने की हामी भर दी। दूसरा तुरंत बोला, चुप रहो, मरना है क्या? अब ल्यू शुआंग एक एसएस रैंक आइस मेज है, उसके पीछे ऐसी बातें करोगे तो मुसीबत मोल लोगे। इन सब बातों पर लू युआन ने जरा भी ध्यान नहीं दिया। उसके लिए ये सब लोग सिर्फ राह चलते मुसाफिर थे। वो वापस स्लम एरिया में अपने घर पहुंचा। घर की दीवारों में जगह जगह दरारें पड़ी हुई थीं। यही छोटा सा मकान उसके माता पिता की छोड़ी हुई एकमात्र विरासत था। उसकी माँ की तबीयत हमेशा खराब रहती थी। स्लम एरिया में अच्छी चिकित्सा सुविधा न होने के कारण जब लू युआन सिर्फ 5 साल का था, तभी उनका निधन हो गया। उसके पिता की मृत्यु तब हुई जब वह 12 साल का था। वह ल्यू शुआंग के पिता के साथ एक बॉस का शिकार करने गए थे, लेकिन उस अभियान में उनकी जान चली गई। उस समय ल्यू शुआंग के पिता भी बुरी तरह घायल हो गए थे। कई महीनों तक इलाज करवाने के बाद वे किसी तरह ठीक हुए। उस घटना के बाद उन्होंने फिर कभी बॉस का शिकार करने की हिम्मत नहीं की। अब वे शहर में एक मामूली मजदूरी करके गुजारा करते थे। लू युआन आज तक जिंदा था तो सिर्फ संघीय सरकार की नीति की वजह से। 18 साल की उम्र तक हर बच्चे की पढ़ाई और जीवन यापन का खर्च सरकार उठाती थी, लेकिन 18 साल पूरे होने के बाद हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी खुद संभालनी पड़ती थी, क्योंकि इस उम्र तक सभी अपना पेशा जागृत कर चुके होते थे। घर पहुंचकर लू युआन पुराने और फटे हुए सोफे पर लेट गया। वो अगले दिन की योजना बनाने लगा। अचानक उसे एक जगह याद आई। लेवल बढ़ाने के लिए शायद वही सबसे सही जगह होगी। उसे याद आया कि एक बार ल्यू शू ने बताया था, जिस बॉस डंजन में वे गए थे उसका नाम था विदर्ड वुड टाउन। वो एक लेवल 30 डंजन था। उस पूरे कस्बे में कोई सामान्य राक्षस नहीं था। वहां सिर्फ एक ही बॉस रहता था। वो पुराने कुएं के भीतर रहता था। जब तक कोई उस पर हमला नहीं करता, वो कभी बाहर नहीं निकलता। लेकिन जैसे ही कोई उसे छेड़ देता, वो कुएं से निकलकर शिकार शुरू कर देता। उस बॉस की ताकत बेहद भयावह थी। लेवल 30 से नीचे का कोई भी अवेकनर उसे नहीं हरा सकता था। कई लेवल 30 अवेकनर मिलकर भी उसे नहीं मार पाए। और जो लोग लेवल 30 से ऊपर पहुंचकर जॉब चेंज कर चुके थे, वे उस डंजन में प्रवेश ही नहीं कर सकते थे। इसी वजह से आज तक उस बॉस को कोई नहीं मार पाया था। लू युआन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। ऐसा बॉस जो मुझे तैयारी करने का पूरा समय दे। अगर मैं उसे न मारूं तो उसके साथ नाइंसाफी होगी। और अब बदला लेने का समय भी आ गया है। उसने अपनी मुट्ठी कस ली। फिलहाल उसके पास सिर्फ एक ही रून था, ब्लास्ट रून। इस रून का विस्फोट तभी होता था जब वो आदेश देता। मतलब अगर वो आदेश न दे तो वो 1000, 10,000, यहां तक कि 1 लाख ब्लास्ट रून पहले से तैयार करके रख सकता था। 1 लाख ब्लास्ट रून पहले जॉब चेंज से पहले किसी भी बॉस को राख बनाने के लिए काफी थे। बेशक ब्लास्ट रून हमेशा के लिए सुरक्षित नहीं रहते थे। हर रूने केवल 6 घंटे तक ही मौजूद रह सकता था। बाकी सभी रूने भी इसी नियम का पालन करते थे। अगर ये सीमा न होती तो रून मास्टर कभी सी रैंक पेशों से भी कमजोर न माना जाता। दूसरे रून मास्टर को एक ब्लास्ट रून बनाने के लिए हवा में धीरे धीरे रून बनाना पड़ता था। उसमें मना भी खर्च होती थी। लेकिन लू युआन अलग था। उसे सिर्फ मन में एक विचार लाना था और ब्लास्ट रून अपने आप बन जाता था। 1 सेकंड में वो 10 ब्लास्ट रून बना सकता था। ये सोचकर उसने चैन से रात भर आराम किया। अगली सुबह लू युआन शहर के दक्षिणी द्वार पर पहुंचा। द्वार पर तैनात पहरेदार ने पूछा, छोटे भाई, कहाँ जा रहे हो? शहर से बाहर कई रास्ते जाते थे। सुरक्षित रास्ते अलग अलग डंजन तक पहुंचते थे। डंजन के आसपास सामान्यतः कोई राक्षस नहीं होता था,
इसलिए लोग वहीं जाकर लेवल बढ़ाते थे। हर डंजन के अपने नियम होते थे। पुराने अवेकनर पहले ही उनकी रणनीतियां छोड़ चुके थे। अगर उन रणनीतियों का सही पालन किया जाए तो बिना घायल हुए भी डंजन पार किया जा सकता था। दूसरा रास्ता जंगल की ओर जाता था। जंगल के राक्षसों का कोई निश्चित नियम नहीं था, इसलिए पहले जॉब चेंज से पहले किसी भी अवेकनर को वहां जाने की अनुमति नहीं थी। यहां तक कि जॉब चेंज के बाद भी लोगों को समूह में जाने की सलाह दी जाती थी। पहरेदार ने लू युआन को देखकर समझ लिया कि वह नया अवेकनर है। आजकल ग्रेजुएशन सीजन चल रहा था। कई नए छात्र लेवल बढ़ाने के लिए डंजन जा रहे थे। लू युआन बोला, मैं डंजन नंबर 3 जा रहा हूं। अच्छा, डंजन नंबर 3? ठीक है। पहरेदार ने तुरंत द्वार खोल दिया। द्वार के बाहर सीधे वहां जाने वाली बस खड़ी थी। बस में पहले से 5-6 लोग बैठे थे। उनमें से कुछ लू युआन को पहचानते थे। उसे अकेले देखकर उनके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दी। शायद वे सोच रहे थे, क्या लू युआन सच में अकेले लेवल बढ़ाने जा रहा है? लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। सबने अपने विचार मन में ही रखे। लू युआन भी चुपचाप जाकर एक सीट पर बैठ गया। कुछ मिनट बाद 2 और लोग बस में चढ़े। आधा घंटा पूरा होते ही बस समय पर चल पड़ी। करीब आधे घंटे बाद वे डंजन नंबर 3 पहुंच गए। यहाँ कई डंजन मौजूद थे, लेकिन उनमें से एक डंजन के सामने बिल्कुल भीड़ नहीं थी। वही था विदियर्ड वुड टाउन डंजन। यही लू युआन का लक्ष्य था, बॉस को मारकर भरपूर इनाम हासिल करना। जब वो उस डंजन की ओर बढ़ रहा था, तभी उसने 2 परिचित लोगों को अपनी तरफ आते देखा। वे थे लॉन्ग हॉचन और लियू शुआंग। उनके पीछे एक अधेड़ उम्र का आदमी भी चल रहा था। लगता था वो उन्हें लेवल बढ़ाने आया था। लॉन्ग हॉचन व्यंग्य से बोला, लू युआन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अकेले यहाँ आने की हिम्मत करोगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा रूने बनने से पहले ही कोई राक्षस तुम्हें खा जाए? इतनी जल्दी मरने का शौक चढ़ गया है क्या? लियू शुआंग ने नरम आवाज में कहा, भाई लू युआन, वापस चले जाओ। कोई भी तुम्हारे साथ टीम नहीं बनाएगा। अकेले जाना बहुत खतरनाक है। उसे देखकर लू युआन को हैरानी हुई। कल ही उसने रिश्ता तोड़ा था और आज ऐसे बात कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही न हो। लगता था उसने अपने मन को बहुत अच्छी तरह समझा लिया था। लू युआन ने ठंडे स्वर में कहा, तुम दोनों अपनी चिंता करो। उसने उन्हें कोई अच्छा जवाब नहीं दिया। उसे अच्छी तरह पता था कि वे यहाँ उसकी चिंता करने नहीं, बल्कि उसका मजाक उड़ाने आए हैं। ऐसे लोगों से वो विनम्रता से बात करने वाला नहीं था। लॉन्ग हॉचन गुस्से में बोला, लू युआन, इतना घमंड किस बात का? अगर सच में हिम्मत है तो शर्त लगाते हैं। देखते हैं हम दोनों में पहले जॉब चेंज कौन करता है। हिम्मत है। हर बार की तरह लू युआन का शांत रहना उसे और चिढ़ा रहा था। उसे हर हाल में लू युआन को इस मुकाबले में खींचना था, तभी वो सबके सामने उसे पूरी तरह कुचल सकता था। लू युआन ने पूछा, अगर मैं जीत गया तो दांव क्या होगा? लॉन्ग हॉचन मुस्कुराया, अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा, लेकिन अगर हार गए तो बस मेरे सामने घुटने टेककर सिर झुका देना। कैसा है? बहुत अच्छा सौदा है ना? लू युआन शांत स्वर में बोला, 10 लाख मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। ऐसा करते हैं, 1 महीने बाद स्कूल में अलमनी गैदरिंग होगी, तब फैसला होगा। उसी समय लियू शुआंग बोली, भाई लू युआन, सिर्फ 1 महीने में कोई भी जॉब चेंज कैसे कर सकता है? उसकी बात सुनकर अचानक लॉन्ग हॉचन को भी एक बात याद आ गई। पहली जॉब चेंज लेवल 30 पर होती है, दूसरी जॉब चेंज लेवल 50 पर, तीसरी बार 100वें लेवल पर। उसके हिसाब से 1 महीने में 30वें लेवल तक पहुंचना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। वो ठंडी हंसी हांसते हुए बोला, लू युआन, तुम सच में बहुत चालाक हो। क्या तुम्हारा इरादा है कि 1 महीने बाद यह कह दो कि तुम और मैं दोनों ही सेकंड जॉब ट्रांसफर नहीं कर पाए, इसलिए शर्त खत्म? अगर 1 महीने बाद शर्त लगानी है तो फिर उस समय देखते हैं कि किसका लेवल ज्यादा होगा। ठीक है। लू युआन ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत हामी भर दी। साथ ही उसने ठंडी नजर से लियू शुआंग की तरफ देखा। इस समय उसे सच में खुशी हो रही थी कि उसका इस औरत से ब्रेकअप हो चुका था। कितनी जहरीली औरत है। अभी जो उसने बात जोड़ी थी, उसका मतलब साफ था कि वो चाहती थी लू युआन मर जाए, क्योंकि उसकी नज़र में लू युआन का लॉन्ग हॉचन से आगे निकलना नामुमकिन था। तो फिर 1 महीने बाद मिलते हैं। उम्मीद है उस समय तुम कछुए की तरह सिर छिपाकर भागोगे नहीं। इतना कहकर लॉन्ग हॉचन लियू शुआंग को लेकर लेवल बढ़ाने वाले डंगन की ओर चला गया। उनके दूर जाने के बाद लू युआन ने हल्की सी तिरस्कार भरी मुस्कान दी और अकेला विदर्ड वुड टाउन की तरफ चल पड़ा। विदर्ड वुड टाउन के बाहर कोई लाइन नहीं लगी थी, इसलिए लू युआन डंगन के पास पहुंचा। जानकारी पढ़ने के बाद वो सीधे अंदर प्रवेश कर गया।
सिफारिशत लेवल 30। वहां 3 विकल्प थे, मल्टीप्लेयर, 2 लोगों की टीम, सिंगल। लू युआन ने बिना सोचे सिंगल मोड चुन लिया। अगले ही पल एक रोशनी उसके शरीर पर पड़ी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसने फिर से आंखें खोली तो वो एक सुनसान कस्बे में खड़ा था। पूरा कस्बा वीरान था। यहाँ इंसान तो दूर, कोई जानवर भी नहीं था। यहाँ तक कि कीड़ों की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी। उसी समय उसके सिस्टम की आवाज़ गूंज उठी। आसपास अत्यधिक खतरनाक जीव का पता चला है। उसे मारने पर विशेष इनाम प्राप्त होगा। इनाम, इनाम, हेवनली मास्टर जेड पेंडेंट। अरे, यहां तो छिपा हुआ मिशन भी है। दिलचस्प, एक ही बॉस को मारकर 2-2 फायदे मिल जाएंगे। लू युआन खुशी से कस्बे के अंदर बढ़ गया। कुछ ही देर में उसे वो सूखा कुआं मिल गया। अंदर झांकने पर वहां गहरा सन्नाटा था, इतना सन्नाटा कि रोंगटे खड़े हो जाएं। लू युआन ने कुएं की ओर देखा। उसकी उंगलियां हल्की सी हिलीं। एक के बाद एक ताबीज उसकी उंगलियों से निकलकर तेजी से कुएं के अंदर गिरने लगे। ये बेहद उबाऊ काम था, लेकिन लू युआन ने जरा भी लापरवाही नहीं की। इस बॉस का सामना करते समय उसे हर कदम बेहद सावधानी से उठाना था। कुएं में ताबीज डालते डालते पूरे 5 घंटे बीत गए। फिर भी उसे अपने डाले हुए किसी भी ताबीज का अंत दिखाई नहीं दिया। लेकिन 5 घंटे में उसने जितने विस्फोटक ताबीज बनाए थे, उनकी संख्या निश्चित रूप से 1 लाख से ज्यादा थी। उसने वहीं विस्फोट नहीं किया। पहले वो गांव के बाहर चला गया। हालांकि उसके विस्फोटक ताबीज उससे खुद को नुकसान नहीं पहुंचाते थे, लेकिन उसे किसी अनहोनी का डर था। अगर नीचे वाला बॉस जिंदा बच गया तो मरने वाला वही होता, भले ही उसकी संभावना 10,000 में 1 ही क्यों न हो। फिर भी वो जोखिम नहीं ले सकता था। आखिर अभी वो सिर्फ एक बेहद कमजोर मैच था। गांव के बाहर पहुंचकर उसने पीछे मुड़कर देखा। उसे दूर डंगन का प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा था। अगर विस्फोट के बाद भी बॉस नहीं मरा तो वो बिना पीछे देखे तुरंत इस डंगन से बाहर निकल जाएगा। लू युआन ने एक हाथ से मुद्रा बनाई, धीरे से बोला, फट जाओ। जैसे ही शब्द निकले, धड़ाम! पूरा विदर्ड वुड टाउन कान फाड़ देने वाले धमाके से कांप उठा। लू युआन ने अपनी आंखों से एक विशाल मशरूम क्लाउड को आसमान की ओर उठते देखा। तभी उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी, लेकिन यह आवाज सिस्टम की ठंडी मशीन जैसी नहीं थी, बल्कि किसी कोमल देवी की तरह मधुर थी। लेवल 30 के विदर्ड वुड टाउन बॉस जिंग जोंग डुरान का सफलतापूर्वक वध। अनुभव प्राप्त 6000। बधाई हो, आपका लेवल 1 हुआ। बधाई हो, आपका लेवल 2 हुआ। बधाई हो, आपका लेवल 10 हुआ। सिर्फ 6000 अनुभव अंक ने लू युआन को सीधे लेवल 10 तक पहुंचा दिया। सामान्य लोगों को लेवल 10 तक पहुंचने में, चाहे कोई उन्हें लेवलिंग करवा भी रहा हो, फिर भी 2-3 दिन लग जाते। इतनी आसानी से कोई लेवल 10 नहीं पहुंच सकता था। पहली बार जिंग जोंग डुरान को मारने पर प्राप्त इनाम, जाओलोंग स्टाफ, फायर रेजिस्टेंस रोब, जाओलोंग सॉर्ड, जाओलोंग स्पिरिट आर्मर। इन सूचनाओं के बाद ये चारों वस्तुएं अपने आप लू युआन के बैग में पहुंच गईं। ये बैग भी जॉब अवेकनिंग के समय ही मिला था। ये अपने आप मॉन्स्टर से गिरने वाली वस्तुओं को इकट्ठा कर लेता था। इसके अंदर अनगिनत स्लॉट थे, लेकिन इसमें केवल मॉन्स्टर ड्रॉप ही रखे जा सकते थे। दूसरी कोई चीज इसमें नहीं रखी जा सकती थी। इन सूचनाओं के बाद सिस्टम की एक और आवाज आई, मिशन पूरा। इनाम प्राप्त, हेवनली मास्टर जेड पेंडेंट। हेवनली मास्टर जेड पेंडेंट केवल तालिस्मान मास्टर द्वारा पहना जा सकता है। अपने लेवल को छिपा सकता है। सभी ताबीजों की शक्ति और प्रभाव में 200% वृद्धि। लेवल 10, 2 नए ताबीज प्राप्त। स्विफ्ट तालिस्मान, पैरों पर लगाने से गति 500 बढ़ जाती है। अवधि 10 मिनट। हीलिंग तालिस्मान, किसी एक लक्ष्य की 50% जीवन शक्ति तुरंत बहाल करता है। साथ ही सभी डिबफ भी हटाता है। एक ही बार में लू युआन के पास 3 नए ताबीज हो गए। उसने उनके प्रभावों को एक बार देखा और मुस्कुराते हुए बोला, अगर एस रैंक तालिस्मान मास्टर कमजोर है तो मेरे EX रैंक तालिस्मान मास्टर से उसका क्या मुकाबला। इसके बाद लू युआन ने मन ही मन अपना स्टेटस पैनल खोला। लू युआन, उम्र 18 वर्ष, पेशा EX रैंक तालिस्मान मास्टर, लेवल 10, अनुभव 500/1000, जीवन 2000, ताकत 100, रक्षा 100, फुर्ती 100, जादुई शक्ति 500, माना 1000। ताबीज एक्सप्लोजिव तालिस्मान, स्विफ्ट तालिस्मान, हीलिंग तालिस्मान, 4 एपिक स्तर के उपकरण।
इस बार मिले दोनों नए ताबीज भले ही सहायक प्रकार के थे, लेकिन उनकी उपयोगिता बेहद बड़ी थी। स्विफ्ट तालिस्मान उसे तेज रफ्तार वाले राक्षसों से दूरी बनाने में मदद कर सकता था, जबकि हीलिंग तालिस्मान घायल होने पर खुद को बचाने का साधन था। सिर्फ एक ताबीज से आधी सेहत वापस मिल जाती थी, इसलिए इसकी क्षमता बेहद शक्तिशाली थी। अब उसके पास हमले के लिए एक्सप्लोजिव तालिस्मान पहले से मौजूद था, इसलिए फिलहाल उसे किसी आक्रमणकारी ताबीज की जरूरत नहीं थी। लू युआन ने सबसे पहले हेवनली मास्टर जेड पेंडेंट को अपने साथ बांधा और गले में पहन लिया। जैसे ही उसने इसे पहना, उसकी पूरी आभा छिप गई। अब उससे कहीं अधिक शक्तिशाली प्रोफेशनल भी उसे देखें तो उन्हें वो सिर्फ एक लेवल 0 का साधारण व्यक्ति ही दिखाई देगा। इसके बाद उसने इस बार मिले उपकरणों को देखना शुरू किया। जाओलोंग स्टैफ, आवश्यक लेवल 30, पेशा मेज, गुणवत्ता एपिक, प्रभाव जादुई शक्ति 200, माना 1000, सभी जादुई कौशलों की शक्ति 50%, गैर बॉस राक्षसों पर 30% अतिरिक्त क्षति। सक्रिय कौशल जाओलोंग आइस फ्लेम, एक जाओलोंग की परछाई प्रकट होती है और बर्फीली अग्नि उगलती है, जिससे बड़े क्षेत्र में भारी नुकसान होता है। माना खर्च 1000। फायर रेजिस्टेंस रोब, आवश्यक लेवल 30, पेशा मेज, तालिस्मान मास्टर, वॉरलॉक, गुणवत्ता एपिक, प्रभाव रक्षा 100, अग्नि प्रतिरोध 50%, सक्रिय कौशल फायर बैरियर, अपने चारों ओर एक सुरक्षात्मक कवच बनाता है। अवधि 5 मिनट। जाओलोंग स्वॉर्ड, आवश्यक लेवल 30, पेशा वॉरियर, स्वॉर्ड्समैन, गुणवत्ता एपिक, प्रभाव ताकत 500, निकट युद्ध कौशल 50%, गैर बॉस राक्षसों पर 30% अतिरिक्त क्षति। सक्रिय कौशल नहीं। जाओलोंग स्पिरिट आर्मर, आवश्यक लेवल 30, पेशा नाइट, बर्जर्कर, गुणवत्ता एपिक, प्रभाव रक्षा 300, जीवन 1000, सक्रिय कौशल रिफ्लेक्ट डैमेज, हमला होने पर प्राप्त क्षति का 5% वापस लौटाता है। चारों एपिक उपकरण बेहद शक्तिशाली थे, लेकिन अफसोस लू युआन इनमें से केवल फायर रेजिस्टेंस रोब ही पहन सकता था। इसके आंकड़े बाकी उपकरणों की तुलना में साधारण थे, लेकिन इसका सक्रिय कौशल बेहद असाधारण था। फायर बैरियर 5 मिनट तक अग्नि से पूर्ण सुरक्षा देता था, यानी इन 5 मिनटों तक आग उसके लिए बेअसर हो जाएगी। कुछ विशेष परिस्थितियों में यह क्षमता बेहद काम आने वाली थी। बाकी 3 उपकरण भले ही शक्तिशाली थे, लेकिन वे उसके किसी काम के नहीं थे, इसलिए उसने तय किया कि शहर लौटकर उन्हें बेच देगा। उसे पूरा भरोसा था कि इनकी कीमत बहुत ऊंची मिलेगी। 30वें लेवल का एक एपिक उपकरण भी सामान्यतः 10 लाख से कम का नहीं होता, क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में लेवल 30 का कोई बॉस अधिकतम एक ही एपिक उपकरण गिराता है। लेकिन लू युआन को एक साथ 4 उपकरण इसलिए मिले थे क्योंकि यह उस बॉस का पहला वध फर्स्ट किल था। पहले वध पर अतिरिक्त ड्रॉप बोनस मिलता है। इन उपकरणों को पहनने के लिए केवल पेशे की शर्त थी, क्योंकि ये ट्रांसफर से पहले के उपकरण थे। अगर ये लेवल 30 से ऊपर के उपकरण होते तो उन्हें केवल सेकेंड जॉब ट्रांसफर के बाद ही पहना जा सकता था। लू युआन ने फायर रेजिस्टेंस रोब पहन ली। जैसे ही उसने इसे पहना, यह जादुई चोगा बदलकर आधुनिक शैली की एक आरामदायक जैकेट बन गया, दिखने में बिल्कुल सामान्य कपड़ों जैसा। इतना ही नहीं, अगर वो चाहे तो इसकी बाहरी बनावट बदल भी सकता था। हालांकि यह सुविधा दिन में केवल एक बार ही इस्तेमाल की जा सकती थी। यहाँ का बॉस खत्म हो चुका है, अब किसी दूसरी जगह जाकर लेवल बढ़ाने का समय है। अपने आप से इतना कहकर लू युआन डंगन के बाहर निकल गया। जैसे ही वो बाहर पहुंचा, कई लोगों की नजर उस पर टिक गई। जब वो अंदर गया था, तब भी बहुत से लोगों ने उसे देखा था। हालांकि कोई उसे पहचानता नहीं था, लेकिन सबने उसका लेवल देखा था। लेवल 0, अभी अभी पेशा जागृत करने वाला एक इंसान, और वो अकेले विदर्ड वुड टाउन में घुस गया था। ऐसी बात किसी को भी उत्सुक बना देती। कई लोग तो इंतजार करते करते चले गए थे। उन्हें लगा कि लू युआन शायद अंदर ही मर गया होगा, लेकिन कुछ लोग अब भी वहीं रुके हुए थे। अब जब उन्होंने उसे बाहर आते देखा तो सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उसका लेवल अब भी 0 दिखाई दे रहा है, तो कुछ लोग हंस पड़े। अरे, ये तो सिर्फ दिखावा कर रहा था। उनकी नजर में लू युआन सिर्फ अंदर जाकर कुछ घंटे बिताकर वापस आ गया था। हालांकि उन्हें यह समझ नहीं आया कि ऐसा करने का मतलब क्या था, लेकिन इससे उनका मजाक उड़ाना बंद नहीं हुआ। लू युआन ने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। उसने सीधे उस डंगन की तरफ देखा जहां सबसे कम भीड़ थी। उसने समय देखा। दोपहर के 2 बज चुके थे। अब किसी दूसरे डंगन में जाने का कोई मतलब नहीं था। वो उसी लाइन में जाकर खड़ा हो गया।
यहाँ लाइन में ज्यादातर लोग 10 से 20 लेवल के बीच थे। तभी लगभग 20-22 साल का एक युवक उससे बोला, छोटे भाई, तुम अकेले हो? लू युआन ने सिर हिलाया। तुम अभी अभी पेशा जागृत करके आए हो ना? मेरी सलाह मानो, कुछ लोगों को साथ लेकर चलो, या फिर 10 लेवल से नीचे वाले डंगन में जाओ, वहां ज्यादा सुरक्षित रहेगा। उस युवक ने नेक नियत से सलाह दी। लू युआन मुस्कुराया। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, मैं तो बस यहां अनुभव लेने आया हूं। यह सुनकर वो युवक कुछ पल के लिए चुप रह गया। डंगन में सिर्फ अनुभव लेने आना, यह तो अपनी जान से खेलने जैसा था। लेकिन वो कोई अपना नहीं था, इसलिए उसने आगे कुछ नहीं कहा। हर इंसान को अपने फैसलों की कीमत खुद चुकानी पड़ती है। करीब 10 मिनट बाद लू युआन ने देखा कि उसके आगे खड़े 4 लोग एक साथ डंगन में प्रवेश कर गए। स्पष्ट था कि उन्होंने टीम मोड चुना था। जब उसकी बारी आई तो उसने डंगन की जानकारी देखी। लॉन्ग नाइट प्लेन्स, अनुशंसित लेवल 20, विकल्प मल्टीप्लेयर, 2 लोगों की टीम सिंगल। लू युआन ने बिना किसी झिझक के सिंगल मोड चुन लिया। अगले ही पल एक रोशनी ने उसे घेर लिया और वो एक विशाल घास के मैदान में पहुंच गया। यहां उस समय रात थी। आसमान में पूरा गोल चांद चमक रहा था। चांदनी की वजह से मैदान में चलने में कोई कठिनाई नहीं थी। अंदर आने के बाद लू युआन ने देखा कि यहां दूसरे प्रोफेशनल भी मौजूद थे। यही सामान्य डंगन और विदर्ड वुड टाउन जैसे विशेष डंगन में सबसे बड़ा अंतर था। विशेष डंगन में यदि कोई एक व्यक्ति अंदर जाता तो उसके बाहर आने या मरने तक कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता था। लेकिन सामान्य डंगन में सभी लोग एक ही डंगन के अंदर होते थे। हालांकि अंदर आने के बाद टीम नहीं बनाई जा सकती थी। यहां हर किसी को अपनी ताकत के दम पर राक्षसों का शिकार करके लेवल बढ़ाना होता था। जहां कम लेवल के राक्षस होते थे वहां लोगों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन जहां ऊंचे लेवल के राक्षस होते थे वहां बहुत कम लोग जाते थे। हालांकि वहां अनुभव भी ज्यादा मिलता था, लेकिन खतरा भी उतना ही बढ़ जाता था। लू युआन ने इस अंतहीन मैदान पर एक नजर डाली और सीधे अंदर की ओर बढ़ गया। जितना वो आगे बढ़ता गया, राक्षसों का लेवल उतना ही ऊंचा होता गया। यहाँ ज्यादातर राक्षस भेड़िए थे, और क्योंकि वे हमेशा झुंड में रहते थे, इसलिए यहाँ लेवल बढ़ाने आने वाले लोग भी अधिकतर टीम बनाकर आते थे। लू युआन ने अपने पैरों पर एक स्विफ्ट तालिस्मान लगाया। अगले ही पल वो तेज हवा की तरह आगे निकल गया। गति में मिले 500 अंकों के अतिरिक्त बोनस के कारण आसपास शिकार कर रहे प्रोफेशनल यह तक नहीं देख पाए कि अभी उनके सामने से क्या गुजरा। जब लू युआन 15वें लेवल से ऊपर के राक्षसों वाले क्षेत्र में पहुंचा तो उसने देखा कि यहाँ लगभग कोई इंसान नहीं था। उसने सामने मैदान में घूम रहे भेड़ियों के झुंड की ओर देखा। अभी तक किसी भी भेड़िए ने उसे नोटिस नहीं किया था। उसके हाथ में एक्सप्लोसिव तालिस्मान प्रकट हो गया। अब नरसंहार शुरू करने का समय आ गया है। उसने बिना रुके एक के बाद एक एक्सप्लोसिव तालिस्मान हवा में उछाल दिए। हालांकि उसका लेवल केवल 1-0 था, लेकिन वो EX रैंक पेशे वाला था। उसके स्टेट्स की वृद्धि SS रैंक पेशों से भी अधिक थी। साथ ही हेवनली मास्टर जेड पेंडेंट का अतिरिक्त प्रभाव भी उसे मिल रहा था। इसलिए उसका एक एक्सप्लोसिव तालिस्मान लगभग एक 15वें लेवल के राक्षस को मारने के लिए काफी था। लेकिन पूरी सुरक्षा के लिए उसने हर राक्षस पर 2-2 ताबीज फेंके। फट जाओ! धड़ाम धड़ाम धड़ाम! लगातार धमाकों की गूंज पूरे मैदान में फैल गई। भेड़ियों के झुंड एक एक करके मांस के लोथड़ों में बदल गए। उसी समय उसके कानों में लगातार सिस्टम की सूचनाएं आने लगीं। लेवल 15 ब्लैक वुल्फ का वध, अनुभव 50। लेवल 16 ग्रे वुल्फ का वध, अनुभव 60। लेवल 15 रेड वुल्फ का वध, अनुभव 50। हर बार केवल 50 या 60 अनुभव अंक मिलते देख लू युआन अनायास ही बुदबुदाया। सचमुच साधारण राक्षसों को मारकर लेवल बढ़ाना बहुत धीमा है। अगर उसकी ये बात दूसरे लोग सुन लेते तो शायद गुस्से से खून थूक देते। आखिर सामान्य लोग लेवल 10 पर ज्यादा से ज्यादा 7 या 8 लेवल के राक्षसों को ही मारने की हिम्मत करते थे, क्योंकि अपने बराबर ताकत वाले राक्षस से अकेले लड़ना ही काफी कठिन होता था। अगर वे झुंड में हों तो वो सीधा आत्महत्या करने जैसा था। हाँ, जिन लोगों के साथ कोई शक्तिशाली खिलाड़ी लेवल बढ़ाता था वे अपने से कहीं ऊंचे लेवल के राक्षसों को मार सकते थे, लेकिन अनुभव पूरे दल में बांटा जाता था, इसलिए उनके हिस्से में बहुत कम अनुभव आता था। लू युआन लगातार आगे बढ़ता गया। जहां भी भेड़ियों का झुंड मिलता वह उन्हें विस्फोट से उड़ा देता। शुरुआत में भेड़िए उसकी ओर झपटते थे, लेकिन कुछ ही समय बाद उन्हें समझ आ गया कि वे उसके सामने बिल्कुल टिक नहीं सकते। अब वे हमला करने के बजाय भागने लगे, लेकिन इससे लू युआन के लिए परेशानी बढ़ गई, क्योंकि अब शिकार खुद उसके पास आने के बजाय भाग रहा था। वह उनका पीछा करते हुए उन्हें मारता रहा। थोड़ा थोड़ा करके अनुभव जमा होता गया
और आखिरकार उसका लेवल फिर बढ़ गया। जैसे जैसे वो अंदर जाता गया, भेड़ियों की ताकत भी बढ़ती गई। 2 घंटे बाद लू युआन का लेवल 1-2 हो चुका था। सिर्फ 2 घंटे में 2 लेवल बढ़ जाना दूसरों के लिए ईर्ष्या की बात थी। लेकिन इस समय उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। उसे एक भी भेड़िया दिखाई नहीं दिया। उसे समझ ही नहीं आया कि सारे भेड़िए इतने डरपोक क्यों हो गए थे। छोड़ो, अब वापस चलते हैं। उसके पास उन्हें ढूंढने का समय नहीं था। आते समय ही उसे यहाँ तक पहुँचने में 2 घंटे लगे थे। वापस डंगन के निकास तक पहुँचने में भी लगभग उतना ही समय लगने वाला था। वह मुड़ा और बाहर की ओर चल पड़ा। जब वो डंगन से बाहर निकला तब तक शाम हो चुकी थी। वो वापस शहर जाने वाली गाड़ी में बैठ गया। रास्ते में उसने अपने प्रोफेशन बैग की जांच की। 3 एपिक उपकरणों के अलावा उसके पास कई सामान्य और उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले उपकरण भी जमा हो चुके थे। साधारण राक्षसों से भी उपकरण गिरने की संभावना होती थी, बस अधिकतर सामान्य गुणवत्ता के होते थे, जबकि उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले उपकरण मिलना अच्छी किस्मत की बात थी। लू युआन ने उन सबको अलग अलग देखने की भी जरूरत नहीं समझी। उसने तय किया कि कल जब वह तीनों एपिक उपकरण बेचने जाएगा तो इन सबको भी साथ में बेच देगा। घर लौटने पर उसने देखा कि बगल वाले लियू परिवार के घर में सामान ट्रक पर चढ़ाया जा रहा था। लियू शुआंग वहां नहीं थी। केवल उसके माता पिता और सामान उठाने वाले कुछ लोग मौजूद थे। लियू युआन को देखते ही अंकल लियू उसकी ओर बढ़े। जब लू युआन घर के अंदर जाने ही वाला था तभी उन्होंने जल्दी से आवाज लगाई, लू युआन, जरा रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लू युआन कुछ पल के लिए झिझका, लेकिन आखिरकार रुक गया। वह उनकी ओर मुड़ा और पहले की तरह मुस्कुराते हुए बोला, अंकल लियू, कहिए, क्या बात है? अंकल लियू ने गंभीर स्वर में कहा, लू युआन, शुआंग वाली बात में हमारे लियू परिवार ने तुम्हारे साथ गलत किया है। मैं तुम्हारे सामने माफी मांगता हूं। इतना कहकर अंकल लियू ने झुककर उसे प्रणाम किया। लू युआन ने तुरंत आगे बढ़कर उन्हें सहारा दिया और शांत स्वर में बोला, अंकल लियू, इसमें सही या गलत जैसी कोई बात नहीं है। हर इंसान को अपनी जिंदगी का रास्ता खुद चुनने का अधिकार है। मैं उसके फैसले का सम्मान करता हूं, लेकिन अगर कोई बार बार मेरे सामने आकर अपनी मौजूदगी जताने की कोशिश करेगा तो फिर मुझे भी चुप रहने की जरूरत नहीं होगी। अंकल लियू एक लेवल 30 के प्रोफेशनल थे, लेकिन उनकी ताकत सीमित थी और उनके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वे अपना जॉब ट्रांसफर पूरा कर सकें। जो लोग जॉब ट्रांसफर पूरा नहीं कर पाते उन्हें हमेशा आम नागरिकों के इलाके में ही रहना पड़ता है। वहां की जीवन शैली कैसी है ये लू युआन अच्छी तरह जानता था। अगर कोई और विकल्प हो तो भला कौन वहां रहना चाहेगा। उसने थोड़ा सा खाना खाया, नहाया और फिर आराम करने के लिए सो गया। अगली सुबह लू युआन सीधे जू सिटी के प्रोफेशनल प्लाजा की ओर निकल पड़ा। प्रोफेशनल प्लाजा में सभी दुकानें प्रोफेशन से जुड़ी चीजें बेचती थीं। यहीं पर उपकरणों की नीलामी भी होती थी। यहाँ की इमारतें और सड़कें बेहद आलीशान थीं। ये जगह आम नागरिकों के इलाके से बिल्कुल अलग दुनिया जैसी लगती थी। लू युआन ने केवल कुछ दर्जन युआन के साधारण कपड़े पहन रखे थे। इस शानदार जगह पर वो थोड़ा अलग ही दिखाई दे रहा था, लेकिन उसने इन बातों की बिल्कुल परवाह नहीं की। इस दुनिया में किसी इंसान का सबसे बड़ा सहारा उसकी ताकत होती है। ताकत हो तो जरूरत की हर चीज हासिल की जा सकती है। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ सबसे बड़े नीलामी घर वाली संस्था टियांगसिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर चला गया। अंदर जाकर वो सीधे काउंटर पर मौजूद कर्मचारी के पास पहुंचा। कर्मचारी ने उसे देखा और पेशेवर मुस्कान के साथ पूछा, सर, आपको उपकरण खरीदने हैं या बेचने हैं? लू युआन ने कहा, बेचने हैं। कर्मचारी ने विनम्रता से कहा, ठीक है सर, कृपया अपने उपकरण निकालिए। हमारी टियांगसिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपको संतोषजनक कीमत देगी। टियांगसिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स जू सिटी की सबसे बड़ी संस्था थी, इसलिए उसकी सेवा भी सबसे बेहतरीन मानी जाती थी। उनका सिद्धांत था, भले सामने वाला एक साधारण इंसान ही क्यों न हो, कुछ मिनट सम्मान से सेवा करने में कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर खराब व्यवहार के कारण किसी छिपे हुए बड़े विशेषज्ञ को नाराज कर दिया जाए तो उसका नुकसान बहुत भारी पड़ सकता है। लू युआन ने हाथ हिलाया और अपने बैग में रखे सभी उपकरण काउंटर पर रख दिए। कुल 15 उपकरण थे, जिनमें से 3 से चमकदार बैंगनी रोशनी निकल रही थी। बैंगनी रोशनी देखते ही कर्मचारी की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। ये तो एपिक स्तर के उपकरण हैं। अब तक उसने सबसे अच्छे जो उपकरण खरीदे थे वे केवल हाई ग्रेड तक ही थे। आखिर उसे नौकरी करते हुए अभी 3 महीने भी पूरे नहीं हुए थे। प्रशिक्षण के दौरान उसने सुना था कि एक वरिष्ठ कर्मचारी ने केवल एक एपिक उपकरण खरीदवाकर ही 6 महीने की तनख्वाह के बराबर कमीशन पा लिया था, और इस समय उसके सामने एक नहीं, पूरे 3 एपिक उपकरण रखे थे।
उसे नहीं पता था कि इस बार उसे कितना कमीशन मिलेगा, लेकिन इतना जरूर समझ आ गया था कि उसकी किस्मत खुलने वाली है। सर, कृपया कुछ देर प्रतीक्षा कीजिए। एपिक उपकरणों की जांच के लिए हमें हमारे विशेषज्ञ को बुलाना होगा, उसने उत्साह दबाते हुए बड़ी विनम्रता से कहा। कोई बात नहीं, लू युआन ने सिर हिला दिया। कर्मचारी ने तुरंत पास रखा फोन उठाया और कॉल मिलाई। स्थिति समझाने के लगभग 5 मिनट बाद करीब 50 वर्ष का एक व्यक्ति सुनहरे फ्रेम का चश्मा पहने वहां पहुंचा। उसके पीछे 2 अंगरक्षक भी थे। हालांकि लू युआन उनकी ताकत नहीं देख सकता था, लेकिन वो इतना निश्चित था कि वे सभी जॉब ट्रांसफर कर चुके थे। जैसे ही वो अधेड़ व्यक्ति वहां पहुंचा, उसकी पूरी नजर उन 3 एपिक उपकरणों पर टिक गई। वो उनके पास आया, ध्यान से उन्हें देखा, फिर उसने लू युआन की ओर देखा और पूछा, युवा मित्र, क्या ये उपकरण तुम लेकर आए हो? लू युआन ने सिर हिलाया। ये तुम्हें राक्षस मारकर नहीं मिले होंगे, सही? बूढ़े व्यक्ति ने लू युआन का निरीक्षण किया। लेवल 12। उसे बिल्कुल विश्वास नहीं था कि 12वें लेवल का कोई प्रोफेशनल किसी बॉस को मार सकता है, चाहे वो सबसे कमजोर 10वें लेवल का बॉस ही क्यों ना हो। और इन उपकरणों से निकल रही आभा देखकर वो समझ चुका था कि ये किसी साधारण बॉस के उपकरण नहीं थे। लू युआन ने जानबूझकर अपना लेवल छिपाया नहीं था। वो नहीं चाहता था कि लोग उसकी असली ताकत पर ज्यादा ध्यान दें और भविष्य में बेवजह की परेशानियां खड़ी हों। बूढ़े की बात सुनकर उसने शांत स्वर में कहा, ये उपकरण एक वरिष्ठ ने मुझे बेचने के लिए दिए हैं। आगे भी ऐसे उपकरण आते रहेंगे। वो कभी यह स्वीकार नहीं करता कि इन्हें उसने खुद हासिल किया है। अगर लोग विश्वास नहीं करेंगे तो भी ठीक, लेकिन अगर विश्वास कर लिया तो वही उसके लिए मुसीबत बन जाएगा। इस दुनिया में भले संघीय व्यवस्था हो, लेकिन कानून बहुत ढीले थे। शहर के बाहर तो छोड़िए, शहर के अंदर भी लोगों का मर जाना कोई असामान्य बात नहीं थी। इसलिए उसने अपने लिए एक काल्पनिक वरिष्ठ का सहारा बना लिया, ताकि भविष्य में उपकरण बेचना भी आसान रहे। अच्छा, तो लगता है आगे भी हमारा लंबा सहयोग रहेगा। मेरा नाम सॉन्ग यी है, तुम्हारा नाम क्या है? बूढ़े ने पूछा। लू युआन। ठीक है, लू युआन, थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, मैं अभी इन उपकरणों का मूल्य निर्धारित करता हूं। जी, सॉन्ग लाओ। इसके बाद सॉन्ग यी चुपचाप उपकरणों की जांच करने लगा। जैसे जैसे वो उन्हें देखता गया, उसकी सांसें गहरी होती चली गईं। लेवल 30 के एपिक उपकरण, इनकी कीमत बेहद अधिक थी। ये पहले जॉब ट्रांसफर से पहले के लगभग सर्वोत्तम उपकरण माने जाते थे। इतना ही नहीं, इनके आंकड़े इतने अच्छे थे कि पहला जॉब ट्रांसफर होने के बाद भी इन्हें लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सकता था। लेवल 30 सुनने में भले कम लगे, लेकिन इस दुनिया में 80% प्रोफेशनल इसी स्तर पर रुक जाते थे, क्योंकि जॉब ट्रांसफर मिशन पूरा करना आसान नहीं था। अगर मिशन पूरा न हो तो चाहे जितने राक्षस मार लो, लेवल आगे नहीं बढ़ता। अगर ये सीमा न होती तो शायद इंसान अब तक जंगलों के सारे राक्षसों का सफाया कर चुके होते। उपकरण मूल्यांकन करने वाले विशेषज्ञ विभिन्न आंकड़ों से मिलने वाले लाभ और सक्रिय कौशलों की शक्ति का हिसाब लगाकर किसी उपकरण की कीमत तय करते थे। कुछ देर बाद सॉन्ग यी ने सभी उपकरणों की जांच पूरी की। उन्होंने लू युआन की ओर देखकर गंभीर स्वर में कहा, ये तीनों उपकरण बिल्कुल सर्वोच्च स्तर के हैं। हमारी टियांगसिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन्हें 3 दिनों तक प्रचारित करेगी। 3 दिन बाद इन्हें नीलामी में रखा जाएगा। इनकी शुरुआती बोली 10 लाख होगी। तुम्हें यह ठीक लगता है? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। 10 लाख की शुरुआती बोली सुनकर लू युआन स्वाभाविक रूप से संतुष्ट था। यह पहली बार था जब उसने महसूस किया कि जब किसी के पास असली ताकत हो तो पैसा कमाना कितना आसान हो जाता है। अगर उसके पिता और उनकी टीम उस समय उन जहरीले राक्षसों का सफलतापूर्वक शिकार कर पाती और उन्हें केवल एक भी ऐसा उपकरण मिल जाता, तो उनका परिवार बहुत पहले ही आम नागरिकों के इलाके से बाहर निकल चुका होता। सॉन्ग यी ने फिर पूछा, नीलामी पूरी होने के बाद टियांगसिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स कुल बिक्री राशि का 5% शुल्क लेगी। क्या तुम्हें इस पर कोई आपत्ति है? नहीं। बाहर से लू युआन बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो थोड़ा हैरान था। स्कूल में उसने सीखा था कि सामान्य तौर पर नीलामी घर 10% शुल्क लेते हैं, लेकिन यहां उससे केवल 5% लिया जा रहा था। वो समझ गया कि सामने वाला भविष्य में लंबे समय तक सहयोग की उम्मीद कर रहा है, इसलिए जानबूझकर उसे विशेष छूट दी जा रही थी। सॉन्ग यी ने कर्मचारी से कहा, श्याओसन, लू युआन के लिए एक वीआईपी कार्ड बनाओ, ताकि 3 दिन बाद वो आसानी से नीलामी में आ सके, और उसके बाकी उपकरणों का भी भुगतान कर दो। जी, सॉन्ग लाओ, कर्मचारी ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। इसके बाद सॉन्ग यी तीनों एपिक उपकरण अपने साथ लेकर चले गए। कर्मचारी ने जल्दी ही बाकी सामान्य और उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले उपकरणों की कीमत निकाल दी। उनकी कुल कीमत केवल 5000 थी।
इसके बाद उसने लू युआन के लिए वीआईपी कार्ड भी तैयार कर दिया। लू युआन ने कार्ड हाथ में लेकर देखा। उस पर लिखा क्रमांक था 72। इसका मतलब था कि पूरे जू सिटी में टियांगसिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अब तक केवल 72 वीआईपी कार्ड ही जारी किए थे। लू युआन ने पैसे और वीआईपी कार्ड रख लिया। फिर वो वहां से निकलकर सीधे टैक्सी से शहर के मुख्य द्वार की ओर चला गया। आज भी उसका उद्देश्य केवल एक था, लेवल बढ़ाना। इस बार वो नंबर 1 डंगन क्षेत्र की ओर गया, क्योंकि वहां उसके लिए उपयुक्त जगह थी। आज रास्ते में उसकी किसी परिचित से मुलाकात नहीं हुई। जब वो डंगन क्षेत्र पहुंचा तब तक दोपहर हो चुकी थी। वो सीधे उस डंगन की लाइन में जाकर खड़ा हो गया जहां सबसे ज्यादा लोग इंतजार कर रहे थे। स्कूल में उसने इस डंगन के बारे में पढ़ रखा था। ये लेवल 10 से 20 का डंगन था और इसके अंदर एक बॉस भी होता था, लेकिन वो बॉस पूरी तरह किस्मत पर निर्भर था। मिलेगा या नहीं, ये कोई पहले से नहीं जान सकता था। कल लू युआन ने खुद बॉस और सामान्य राक्षसों के बीच अनुभव अंकों का अंतर महसूस किया था। दोनों में सचमुच बहुत बड़ा फर्क था। अगर तेजी से लेवल बढ़ाना हो तो सबसे अच्छा तरीका बॉस का शिकार करना था। विदर्ड वुड टाउन वाले डंगन में हर व्यक्ति केवल एक बार ही प्रवेश कर सकता था। एक बार क्लियर करने के बाद वहां दोबारा जाना संभव नहीं था, वरना लू युआन तो रोज वही डंगन साफ करता। जब वो लाइन में खड़ा था तभी एक लड़की आकर उसके पीछे खड़ी हो गई। उम्र से लग रहा था कि उसने भी हाल ही में पढ़ाई पूरी की थी। उसका लेवल एक 0 था। पूरा व्यक्तित्व बहुत शांत और नाजुक था, मानो घर में बहुत प्यार से पाली गई कोई मासूम लड़की हो। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। लड़की के पीछे थोड़ी ही देर में एक पुरुष और एक महिला भी आकर खड़े हो गए। लू युआन ने स्थिति समझ ली, फिर उसने उनकी ओर ध्यान देना बंद कर दिया। वह चुपचाप अपनी बारी का इंतजार करता रहा। काफी देर बाद उसके आगे वाले लोग अंदर चले गए। अब उसकी बारी आने ही वाली थी कि पीछे से उस लड़की ने उसे आवाज दी, सुनिए, क्या आप अकेले हैं? उसे देखकर लड़की ने समझा था कि वो भी हाल ही में स्कूल से निकला हुआ छात्र है। लू युआन मुड़ा। हाँ, कोई बात है? लड़की ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। नहीं, असल में मैं आपको अपनी टीम में शामिल होने का निमंत्रण देना चाहती हूं। क्या आप तैयार हैं? लू युआन ने पीछे खड़े दोनों लोगों की ओर देखा, फिर पूछा, क्यों? उसे बिल्कुल विश्वास नहीं था कि इस दुनिया में कोई बिना स्वार्थ के किसी अजनबी की मदद करता है। लड़की ने समझाया, अगर 4 लोग मिलकर इस डंगन में प्रवेश करें तो बॉस मिलने की संभावना बढ़ जाती है। शुरुआत में हमारी टीम में 4 लोग थे, लेकिन आखिरी समय पर एक सदस्य किसी काम से नहीं आ सका। आप भी अकेले हैं, इसलिए सोचा कि अगर चाहें तो हमारे साथ चल सकते हैं। अच्छा, तो वजह यह है। लू युआन हल्का मुस्कुराया, फिर उसने पूछा, लेकिन आपने ये भी नहीं पूछा कि मेरा पेशा क्या है? लड़की हंसते हुए बोली, उसकी जरूरत नहीं, हम लोग सब संभाल लेंगे। आप बस हमारे साथ आइए और आराम से अनुभव लीजिए। जब वो मुस्कुराती थी तो बिल्कुल मुलायम छोटे केक जैसी प्यारी लगती थी। उसी समय पीछे खड़े एक आदमी ने भी कहा, मैडम बिल्कुल सही कह रही हैं। 4 लोगों की टीम में इस डंगन में बॉस मिलने की संभावना 90% होती है। स्कूल में आपने भी ये पढ़ा होगा। टीम में शामिल होने के बाद आपको लड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अनुभव अंक सामान्य रूप से मिलेंगे, बस बॉस से गिरने वाला सामान हमारा होगा। लू युआन ने शांत स्वर में कहा, टीम में शामिल हो सकता हूं, लेकिन टीम लीडर मुझे बनाना होगा। टीम लीडर को कुल अनुभव का 50% मिलता था, बाकी आधा अनुभव बाकी सदस्यों में बांटा जाता था। इसी वजह से लू युआन ने यह शर्त रखी। वो इसलिए तैयार हुआ क्योंकि इस डंगन में सिंगल, डबल और मल्टीप्लेयर तीनों मोड अलग अलग माने जाते थे। अगर वो मल्टीप्लेयर में बॉस मार भी लेफ्टिनेंट, तो बाद में सिंगल और डबल मोड में फिर से बॉस खोजकर उसे मार सकता था। फॉग माउंटेन डंगन में, छोटे भाई, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही मांग रहे हो? उस आदमी ने नाराज लहजे में कहा, हमारी मिस ने खुद तुम्हें टीम में शामिल होने का निमंत्रण दिया और तुम उल्टा टीम लीडर बनना चाहते हो? वास्तव में लू युआन की यह बात कुछ ज्यादा ही लग रही थी। दूसरे लोग भलाई कर रहे थे, लेकिन वो और ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन लू युआन बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं था। उसने शांत स्वर में कहा, मेरा टीम लीडर बनना पूरी तरह बुरा सौदा नहीं है। यह डंगन पूरा होने के बाद मैं इन्हें डबल प्लेयर डंगन में ले जाकर राक्षसों का शिकार करवा सकता हूं। क्या यह सौदा मंजूर है? तुम हमारी मिस को डबल प्लेयर डंगन में ले जाकर राक्षस मारोगे? आदमी हंस पड़ा। छोटे भाई, तुम सिर्फ लेवल 12 पर हो। क्या तुम्हें लगता है कि डंगन कोई मजाक है? उसे सचमुच लगा कि आज उसका दिन ही खराब है। तभी लड़की ने गंभीर आवाज में कहा, वांग हूं, उनकी बात सुनो। वांग हूं एक पल के लिए चुप रह गया,
लड़की ने आगे कहा, मैं टीम लीडर तुम्हें बना सकती हूँ, लेकिन डंगन के अंदर तुम्हें अपनी क्षमता साबित करनी होगी। अगर तुम ये साबित नहीं कर पाए कि तुम सच में मुझे उस डबल प्लेयर डंगन में ले जाने लायक हो, तो आज जो फायदा तुम उठा रहे हो उसे वापस लेना हमारे शाही परिवार के लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। कोई समस्या नहीं। लू युआन ने बिना झिझक हामी भर दी। उसी समय उसके मन में एक विचार आया, साई परिवार, क्या ये वही शाही परिवार है जिसके संस्थापक साई टियांगसिंग थे? लू युआन ने अनजाने में पीछे मुड़कर देखा। उसे दूर कहीं किसी की नजर अपनी तरफ महसूस हुई। उसे लगा कि उसका अनुमान शायद सही था। लड़की ने मुस्कुराकर पूछा, मेरा नाम सियाय फायर है, तुम्हारा नाम क्या है? लू युआन, उसने संक्षेप में अपना नाम बताया। फिर चारों लोग डंगन के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। फॉग माउंटेन, अनुशंसित लेवल 20, विकल्प सिंगल, डबल, मल्टीप्लेयर। लू युआन ने मल्टीप्लेयर मोड चुना। तुरंत एक इंटरफेस खुल गया। टीम लीडर लू युआन, लेवल 12, एस रैंक तालिस्मन मास्टर। सदस्य आमंत्रित करें, आमंत्रित करें, आमंत्रित करें। लू युआन ने सबसे पहले शाई फायर को टीम में शामिल किया। टीम लीडर लू युआन, लेवल 12, एस रैंक तालिस्मन मास्टर। सदस्य शाई फियर, लेवल 10, एसएस रैंक डिवाइन हीलर। जैसे ही शाई फायर ने लू युआन का पेशा देखा, उसका चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने मन ही मन सोचा, अगर अंदर जाकर लू युआन उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाया तो बाद में उसका हिसाब बराबर कर लिया जाएगा। इसके बाद लू युआन ने वांग हू और जंग यू को भी टीम में बुला लिया। सदस्य वांग हू, लेवल 20, फर्स्ट ट्रांसफर ग्रेट स्वॉर्ड्समैन। सदस्य जंग यू, लेवल 20, फर्स्ट ट्रांसफर ड्यूअल गनर। दोनों जैसे ही टीम में शामिल हुए, उन्हें तुरंत कुछ अजीब लगा, लेकिन वे कुछ कहते उससे पहले ही लू युआन ने डंगन में प्रवेश की पुष्टि कर दी। एक पल में चारों फॉग माउंटेन के अंदर पहुंच गए। फॉग माउंटेन के भीतर हर तरफ जंगली भेड़िए घूम रहे थे। अंतिम बॉस एक विशाल बाघ था, लेकिन वो पूरे पहाड़ में लगातार घूमता रहता था, इसलिए उससे सामना होना आसान नहीं था। हर टीम को प्रवेश के बाद अलग अलग पहाड़ पर भेजा जाता था। हर किसी की गतिविधि केवल उसी पहाड़ तक सीमित रहती थी। अगर बाघ उसी पहाड़ पर मिल गया तो उसे मारा जा सकता था। अगर नहीं मिला तो केवल पहाड़ के भेड़ियों का शिकार करके बाहर निकलना पड़ता था। चारों ओर धुंध से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहे थे। लगातार फैली पर्वत श्रृंखलाएं किसी सुंदर चित्र जैसी लग रही थीं। उन्हें देखते हुए लू युआन के मन में एक विचार आया। एक ही समय में फॉग माउंटेन में प्रवेश करने वाली 4-4 लोगों की टीमें निश्चित रूप से बहुत होंगी, और अगर हर टीम को बॉस मिलने की संभावना 90% है, तो इसका मतलब साफ है कि इस डंगन में एक से ज्यादा बॉस मौजूद हैं। इसी दौरान वांग हू ने सबसे पहले बात शुरू की, तो तुम लू युआन हो? सच कहूं, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे लगा था कि तुम कोई बहुत ताकतवर पेशे वाले हो, लेकिन निकले सिर्फ एक तालिस्मान मास्टर। अब जरा देखते हैं कि तुम अपनी ताकत कैसे साबित करते हो। साइफायर चुप रही। वह बस लू युआन को देखती रही। उसकी आंखें जैसे कह रही थीं, क्या तुम कुछ समझाना नहीं चाहोगे? लू युआन ने बेपरवाही से कहा, पहाड़ पर चलते हैं, सब खुद ही पता चल जाएगा। वह वांग हू को कोई सफाई देने के मूड में नहीं था। इतनी देर में तो वह कई राक्षस मार सकता था। इतना आत्मविश्वास देखकर सीए फायर के मन में भी एक सवाल उठा, क्या सचमुच उसके पास कोई असाधारण ताकत है? मिस, चलिए, जंग यू ने याद दिलाया। तीनों तेजी से उसके पीछे चल पड़े। पहाड़ के भीतर कुछ ही मीटर आगे बढ़ते ही लू युआन को 2 ब्लैक वुल्फ दिखाई दिए। उनके शरीर से काले खून जैसी धुंध निकल रही थी। वे बेहद अशुभ लग रहे थे। दोनों का लेवल एक 6 था। सिर्फ पहाड़ की तलहटी में ही लेवल 16 के राक्षस। ये देखकर लू युआन काफी संतुष्ट हुआ। उसने समय बर्बाद नहीं किया। हाथ उठाते ही 2 एक्सप्लोजिव टालिस्मन सीधे ब्लैक वुल्फ की ओर उड़ गए। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। दोनों धमाकों के साथ दोनों ब्लैक वुल्फ वहीं ढेर हो गए। लेवल 16 ब्लैक वुल्फ का वध। अनुभव 30। लेवल 16 ब्लैक वुल्फ का वध। अनुभव 30। अगर वो अकेला होता तो इन्हीं 2 ब्लैक वुल्फ से उसे कुल 1-2-0 अनुभव मिलते। यही वजह थी कि लू युआन को टीम बनाकर शिकार करना पसंद नहीं था। टीम लीडर होने के बावजूद उसे केवल आधा अनुभव मिलता था। तभी शियाय फायर और बाकी दोनों भी वहां पहुंच गए। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि लू युआन ने हाथ उठाते ही 2 लेवल 16 के ब्लैक वुल्फ को पल भर में मार गिराया। उसी समय उन्हें भी अनुभव मिलने की सूचना मिली। तीनों को केवल 1-0 अनुभव मिले, लेकिन इस समय अनुभव उनकी चिंता का विषय नहीं था। यहां तक कि वांग हू भी मानता था
कि शी परिवार द्वारा दिए गए विशेष उपकरणों का इस्तेमाल किए बिना वह भी उन दोनों ब्लैक वुल्फ को एक ही वार में नहीं मार सकता था। शी फायर ने बिना झिझक पूछा, अभी तुमने कौन सा ताबीज इस्तेमाल किया? क्या तालिस्मान मास्टर को पहले ताबीज बनाकर मंत्र नहीं पढ़ना पड़ता? लू युआन ने जवाब दिया, ये ताबीज मैंने पहले से तैयार करके रखे थे। शी फायर ने हैरानी से पूछा, पहले से तैयार? लेकिन क्या वे बेअसर नहीं हो जाते? जहां तक मुझे पता है, पहले से बनाए गए ताबीज कुछ घंटों बाद निष्क्रिय हो जाते हैं। वांग हू ने भी संदेह से कहा। लू युआन ने पलटकर पूछा, तुमने अब तक कितने तालिस्मान मास्टर देखे हैं जो इतनी निश्चित बात कर रहे हो? वांग हू तुरंत चुप हो गया, क्योंकि उसने आज तक किसी भी तालिस्मान मास्टर को अपनी आंखों से देखा ही नहीं था। उसकी सारी जानकारी सिर्फ दूसरों और इंटरनेट से मिली थी। माहौल को संभालने के लिए जांग यू ने बीच में कहा, लू युआन, हमारा इरादा तुम पर शक करने का नहीं है, लेकिन तुमने कहा था कि बाद में हमारी मिस को डबल प्लेयर डंगन में ले जाओगे। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि ऐसे ताबीज तुम्हारे पास कुल कितने हैं? उसने बड़ी समझदारी से वही सवाल पूछ लिया जो सबके मन में था। साथ ही उसने बात का रुख भी बदल दिया ताकि वांग हू को और शर्मिंदा न होना पड़े। हम बाद में ये भी देखेंगे कि क्या तुम्हारे ये ताबीज सचमुच बॉस को मार सकते हैं, जांग यू ने कहा। लू युआन ने सिर हिलाया। बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा था कि मैं अपनी ताकत साबित करूंगा। ये उसी का एक हिस्सा है। लू युआन इस बात को अच्छी तरह समझता था। दोस्तों, हर हफ्ते और भी बेहतरीन मानवा एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और फॉलो या सब्सक्राइब करना न भूलें।